हेलो दोस्तों, आज हम स्टोरेज क्लासेस की बात करेंगे। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, चाहे वो इंटीजर टाइप का हो, करैक्टर टाइप का हो, फ्लोट टाइप का हो या डबल टाइप का हो, किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, उसके साथ एक स्टोरेज क्लास भी एसोसिएटेड होती है। उसके डेटा टाइप के साथ एक स्टोरेज क्लास भी एसोसिएटेड होती है। जब हम स्टोरेज क्लास को स्पेसिफाई नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास असाइन हो जाती है उसके कॉन्टेक्स्ट के बेस पे कि वो लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है हमने या ग्लोबल। उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टोरेज क्लास असाइन हो जाती है। स्टोरेज क्लास बेसिकली आपको चार चीज़ें बताती है कि वो वेरिएबल आपका मेमोरी में स्टोर है या आपके सीपीयू रजिस्टर में स्टोर है। सीपीयू रजिस्टर को आप एक तरह की फास्ट मेमोरी मान सकते हो, जो कि बहुत लिमिटेड होती है। और उस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या है? जैसे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। और हमारे लोकल की क्या होती है? गार्बेज। तो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू बताती है। इसके अलावा हमें क्या बताता है? स्कोप, कि उसका स्कोप क्या है? ब्लॉक स्कोप है या फाइल स्कोप है, कि सभी फंक्शन उसको एक्सेस कर सकते हैं या केवल ब्लॉक में ही वो एक्सेस हो सकता है। इसी तरह उसकी लाइफ भी बताता है कि वो वेरिएबल कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा। जैसे जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल्स हो गए या ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, वो कब तक रहते हैं? जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहता है। जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक वे डाई नहीं होते और हम उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे लोकल वेरिएबल्स में क्या होता है? जैसे हम ब्लॉक से बाहर आते हैं वो डाई कर जाते हैं, उनका स्कोप भी खत्म हो जाता है और उनकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये चार चीज़ें हमें स्टोरेज क्लास बताती है। सी में आपकी चार तरह की स्टोरेज क्लासेस होती है: ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। अभी हम इन सभी क्लास को डिटेल में देखेंगे कि हर क्लास के कोरस्पॉन्डिंग वे जो चार वैल्यूज हमने देखी थी वो क्या क्या होती हैं। ऑटो क्या होता है? आपके जो भी लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो ना आप किसी भी ब्लॉक में, वो बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास के होते हैं। आप उनके आगे ऑटो लिख भी सकते हो और स्किप भी कर सकते हो। वो बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास के होते हैं। ये क्या होता है? ये आपकी नॉर्मल मेमोरी जैसे रैम या कैशे में स्टोर होते हैं। इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई होती नहीं है, तो कुछ भी रैंडम वैल्यू आ जाएगी, कोई भी गार्बेज वैल्यू आ सकती है इनमें। स्कोप क्या होता है इनका? ब्लॉक स्कोप। और इनकी लाइफ क्या होती है? जैसे ही आपका कंट्रोल ब्लॉक के बाहर जाता है ये डाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं रजिस्टर की। रजिस्टर आपका सेम एज ऑटो होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इनकी स्टोरेज सीपीयू रजिस्टर होती है। बेसिकली फास्ट मेमोरी में स्टोर होते हैं, ना कि नॉर्मल मेमोरी में। लेकिन क्योंकि हमारे पास सीपीयू रजिस्टर काफ़ी लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें रजिस्टर का बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। केवल जो वेरिएबल्स हमारे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं उन्हीं के आगे रजिस्टर का यूज़ करना चाहिए। बाकी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है, स्कोप ब्लॉक होता है और लाइफ भी टिल कंट्रोल रिमेन्स विद इन ब्लॉक, सेम एज ऑटो क्लास। नेक्स्ट आपकी स्टोरेज क्लास है स्टैटिक। इसका सिंटेक्स होता है स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन। जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके आगे अगर स्टैटिक लगा देते हो तो वो स्टैटिक स्टोरेज क्लास का वेरिएबल हो जाता है। रजिस्टर क्लास के अलावा आपकी सारी क्लासेस बाकी आपकी नॉर्मल मेमोरी, रैम या कैशे में स्टोर होती है। केवल रजिस्टर ही आपके सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होता है। स्टैटिक क्लास की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। स्कोप इसका क्या होता है? ब्लॉक स्कोप होता है और इसकी लाइफ क्या होती है? जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता। नेक्स्ट आपकी स्टोरेज क्लास है एक्सटर्न। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का यूज़ हम ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं, जिनको हम हर जगह से एक्सेस कर सकें। इसका सिंटेक्स होता है एक्सटर्न वेरिएबल डिक्लेरेशन। इनकी स्टोरेज भी आपकी मेमोरी होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। स्कोप, हर फाइल के हर फंक्शन इनको एक्सेस कर सकते हैं। लाइफ क्या होता है? जब तक आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक ये एग्जिस्टेंस में रहते हैं। अभी इन सभी स्टोरेज क्लास के हम प्रोग्राम्स देख लेते हैं कि हम प्रोग्राम में इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी स्टोरेज क्लास आती है ऑटो। ऑटो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लोकल वेरिएबल्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट x20। इसके आगे अगर मैं ऑटो लगाता तो ये ऑटो स्टोरेज क्लास का हो गया। अगर नहीं लगाता तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑटो असाइन हो जाता। लोकल वेरिएबल्स जितने भी होते हैं उनको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास असाइन होती है। फिर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू प्रिंट की है। इसको अभी रन करके देख लेते हैं। तो मेरी यहाँ पर वैल्यू 20 प्रिंट हो गई। नेक्स्ट हम रजिस्टर स्टोरेज क्लास को देख लेते हैं। रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज़ हम जो आपके वेरिएबल्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, जैसे आपके लूप काउंटर्स हो गए, वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होते हैं और हमारे सीपीयू रजिस्टर काफ़ी लिमिटेड होते हैं। तो हमें इसका यूज़ काफ़ी सोच समझ कर करना चाहिए, केवल उन्हीं वेरिएबल्स के लिए जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक रजिस्टर स्टोरेज क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई। फिर मैंने आई को एज ए लूप काउंटर यूज़ किया, 100 तक काउंटर चलाया और उसमें आई की वैल्यू प्रिंट की। तो मेरा क्या प्रिंट होना चाहिए? 1 to 100। इसको अभी रन करके देख लेते हैं। ये मेरा 1 to 100 प्रिंट हो गया। तो रजिस्टर और ऑटो आपके सेम तरह से काम करते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है? रजिस्टर आपके सीपीयू मेमोरी में स्टोर होते हैं तो थोड़ा फास्ट एक्सेस होता है इनका। नेक्स्ट अभी हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास को देख लेते हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है।
यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो फंक्शन डिफाइन किए अपने, एक मेन और एक एफ फंक्शन। मेन के अंदर से मैं एफ को 3 टाइम्स कॉल कर रहा हूँ। एफ के अंदर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया है, एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन किया है। दोनों को मैं 2 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और दोनों की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। हम स्टैटिक का यूज़ तब करते हैं जब हमें डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में वेरिएबल की वैल्यू को परसिस्ट कराना होता है। जैसे मेरे आई की वैल्यू 1 है, तो मैं फर्स्ट टाइम जब एफ कॉल करूँगा तो मेरे यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट टाइम एफ को कॉल करूँ तो मैं चाहूँगा कि आई की वैल्यू मेरी 3+2 हो, ना कि 1+2। तो इस चीज़ को करने के लिए मुझे आई को स्टैटिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं आई को स्टैटिक डिक्लेयर कर दूंगा तो मेरे आई की वैल्यू डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में परसिस्ट करेगी। जैसे मेरी आई की वैल्यू क्या क्या आएगी 1, 3, फिर यहाँ से थर्ड फंक्शन कॉल से आएगी 5। लेकिन ये मेरा एक नॉर्मल वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हर बारी 1+2 यानी कि हर बारी 3 प्रिंट होगी, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू परसिस्ट नहीं करती है डिफरेंट फंक्शन कॉल्स के बीच में। इसको अभी हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे आई की वैल्यू तो क्या आई 3, 5 और 7, और मेरे जे की क्या वैल्यू आई 3, 3 और 3, हर बार सेम। आप स्टैटिक वेरिएबल्स को फंक्शन के बजाय बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, आपके ये वेरिएबल्स इस फाइल में सभी फंक्शंस को एक्सेसिबल होंगे। इसके लिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक स्टैटिक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया है सारे फंक्शंस के बाहर। जब मैं सारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करता हूँ तो ये मेरा आई वेरिएबल सारे फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। मैंने फिर क्या किया, दो मेरे फंक्शन डिफाइन किए f1 f2, दोनों में मैं आई की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और फिर आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। इन दोनों ही फंक्शन में मुझे आई को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा आई इन फंक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल है, क्योंकि वो मैंने सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया है। तो ये किस टाइप का वेरिएबल है, आपका स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल। फिर मैंने मेन के अंदर आई को प्रिंट किया, फिर f1 कॉल किया, फिर f2 कॉल किया। तो यहाँ से मेरी आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1, ये वाली। फिर मेरा f1 कॉल हो गया, f1 में i = i+2, यानी कि आई की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है तो डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में वैल्यू परसिस्ट करेगी। तो यहाँ से मेरा 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने f2 कॉल किया, यहाँ पर आएगा आई की वैल्यू क्या थी 3, 3+2 आपकी क्या हो जाएगी 5, और यहाँ से 5 प्रिंट हो जाएगा। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 1, 3 और 5। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। मेरी पहले मेन में क्या प्रिंट हुई 1, फिर f1 के अंदर मेरी 1+2 3 प्रिंट हुई, और f2 के अंदर 3+2 5 प्रिंट हुई। तो स्टैटिक वेरिएबल्स आप फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो और फंक्शन के बाहर भी। जब फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो तो वो वैल्यू तो परसिस्ट करती है डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में, लेकिन आपके केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। और जब बाहर डिफाइन करते हो तो वो सारे फंक्शन को एक्सेसिबल होते हैं। नेक्स्ट अभी हम एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को देख लेते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास आपकी ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए यूज होती है, वो वेरिएबल्स जिनको आपको हर जगह एक्सेस कराना होता है, इस फाइल के सारे फंक्शंस में भी और दूसरी फाइल्स के भी सारे फंक्शंस में भी। तो उसके लिए हम एक्सटर्न क्लास का यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक एक्सटर्न टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर मैंने केवल डिक्लेरेशन दिया है और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन किया है x = 10। ये x मेरा क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू 10 है और ये सभी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है। इसके लिए मैंने क्या किया, पहले मेन में x की वैल्यू प्रिंट कराई और फिर मैंने f फंक्शन कॉल किया और f के अंदर x की वैल्यू प्रिंट कराई। तो यहाँ से भी मेरा क्या प्रिंट होगा 10 और यहाँ से भी क्या प्रिंट होगा 10। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा मेन से भी प्रिंट हो गया 10 और f से भी प्रिंट हो गया 10। तो मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यू सारी जगह एक्सेसिबल होती है। अभी मैंने कहा था कि इसको आप इसी फंक्शन में नहीं, किसी दूसरी फाइल में भी अगर इस फंक्शन को डिफाइन करते हो तो वहाँ भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन न्यू फंक्शन जी डिफाइन करता हूँ और उसको एक न्यू फाइल में डिफाइन कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसमें मैं ये फंक्शन कॉपी कर देता हूँ। इसका नाम मैं चेंज करके जी कर दूंगा। मैं यहाँ पर एफ का नाम चेंज करके जी कर देता हूँ। बेसिकली मैं जी में एक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिंटफ यूज़ किया है तो मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, stdio.h। तो मैं वो इंक्लूड कर देता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ मैं g.c के नाम से। अब इसके अलावा मुझे एक .h फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें मैं इसकी डिक्लेरेशन दूंगा। .h बेसिकली हेडर फाइल, जैसे आपकी stdio.h होती है ना, वैसे मैं इसकी डिक्लेरेशन दूंगा। और इसके अंदर मुझे एक और चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे x को एक्सटर्नल वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कि x मेरा किसी और फाइल में डिफाइंड है और मैं इसमें यूज़ करूँगा। और इस .h फाइल को मैं सेव कर देता हूँ g.h के नाम से। अब इस .h फाइल को मुझे extern.c और g.c दोनों फाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ #include
g.h। जब आप कोई अपनी फाइल इंक्लूड करते हो तो आपको ये डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में डीप में डिस्कस करेंगे कि मल्टी फाइल प्रोग्राम्स को कैसे बनाते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी के लिए हमारा टारगेट केवल ये देखना है कि हम एक्सटर्नल वाले यानी ग्लोबल वेरिएबल्स को बाकी फाइल्स में भी एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, g.h को दोनों में इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया और अभी मैं इसमें भी इंक्लूड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं g फंक्शन की कॉल कर देता हूँ। तो बेसिकली ऐसा करने से हुआ क्या, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैंने इस फाइल में x को डिफाइन किया एज ए ग्लोबल वेरिएबल और मैं g फंक्शन के अंदर जो कि मेरा g.c फाइल में डिफाइन है उसके अंदर x की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो इससे मेरा ये क्लियर हो जाएगा कि हम ग्लोबल वेरिएबल्स को दूसरी फाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। तो अभी हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। मल्टीपल फाइल्स को कंपाइल करने के लिए आपको जीसीसी के आगे दोनों फाइल्स के नाम देने पड़ते हैं, extend.c और g.c, और फिर मैं एंटर मारता हूँ तो मेरी दोनों फाइल्स कंपाइल हो जाएगी और .a आउटपुट बन जाएगा। मैं ./a रन करता हूँ इसको, तो मेरा आउटपुट क्या आया, यहाँ मेन के अंदर से 10 प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर मेरी f की कॉल गई, यहाँ से 10 प्रिंट हुआ। फिर मेरी z की कॉल गई, z की कॉल देख लेते हैं हमने क्या दिया था। z की कॉल में हमने x की वैल्यू प्रिंट कराई थी, लेकिन यहाँ पर हमने f ही लिख दिया था, इसलिए मेरा क्या प्रिंट हुआ, f10। इसको अगर मैं z चेंज कर देता तो यहाँ पर मेरा z प्रिंट हो जाता। तो इस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल्स को बाकी फाइल्स में भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो फंक्शंस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटर्न होते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने void f लिखा है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या है, एक्सटर्न। और यहाँ पर मैंने g में जो g फंक्शन लिखा है इसकी भी स्टोरेज क्लास क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटर्न। इसी वजह से मैं g फंक्शन को भी अपनी एक्सटर्न फाइल में एक्सेस कर पाया, क्योंकि मेरे ये फंक्शन जो होते हैं ये सारे ग्लोबल होते हैं। अब सी मुझे एक फैसिलिटी देता है कि मैं अपने फंक्शन को लिमिट कर सकता हूँ कि वो केवल इसी फाइल में ही एक्सेसिबल हो, दूसरी फाइल में वो एक्सेसिबल ना हो। उसके लिए मुझे फंक्शन की क्लास को स्टैटिक डिफाइन करना पड़ता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर g की स्टोरेज क्लास को एक्सटर्न की जगह स्टैटिक कर दूँ तो ये मैं एक्सटर्न क्लास से यहाँ से इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसकी क्लास को स्टैटिक कर दिया। इसी तरह मैं .h में भी इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसकी क्या करते हैं, डिक्लेरेशन। यहाँ पर भी मैं इसको स्टैटिक स्टोरेज क्लास साइन कर देता हूँ और अब मैं इस फाइल को कंपाइल करके देखता हूँ, gcc extern.c स्पेस g.c। तो मेरा क्या एरर आ गया, g यूज्ड बट नेवर डिफाइंड। मैं g को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन इसकी डेफिनेशन इसको मिल नहीं रही। क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ये इस फाइल में डिफाइन है और मैंने इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा रखा है। स्टैटिक कीवर्ड का मतलब है कि ये केवल इसी फाइल में ही एक्सेस हो सकता है, दूसरी फाइल इसको एक्सेस नहीं कर सकती। सेम कंसेप्ट मेरे वेरिएबल्स पर भी एप्लीकेबल होता है। अगर मैं इसकी क्लास को यहाँ पर एक्सटेंड की जगह स्टैटिक कर दूँ तो ये केवल इसी फाइल में ही एक्सेस हो पाएगा, इसको मैं दूसरी फाइल जैसे जी में यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ये आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि सी में 4 स्टोरेज क्लास होती हैं, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न। तो एक पॉइंट आता है कि हमें किस क्लास का कब यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन कुछ जनरल गाइडलाइंस है कि आपको कौन सी स्टोरेज क्लास कब यूज़ करनी चाहिए। उन्हें एक बार देख लेते हैं। जो जनरल गाइडेंस है वो ये कहती है कि आपको रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज़ जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज वेरिएबल्स हैं, जैसे आपके लूप काउंटर्स हो गए जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, उनके लिए ही करना चाहिए केवल। स्टैटिक स्टोरेज क्लास का यूज़ जब आपको डिफरेंट फंक्शन कॉल के बीच में वेरिएबल की वैल्यू को परसिस्ट कराना हो उस टाइम करना चाहिए, या फिर जब आपको स्कोप को लिमिट करना हो कि केवल मेरे फंक्शन फाइल में ही एक्सेसिबल हो, वहाँ पर करना चाहिए। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज़ आपको उन वेरिएबल्स के लिए करना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस में यूज़ हो रहे हो या फिर आपके मल्टीपल फाइल्स में यूज़ हो रहे हो। उन वेरिएबल्स के लिए आप एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का यूज़ कर सकते हो और बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो फंक्शंस होते हैं वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास के ही होते हैं। अगर इन 3 केसेस के अलावा और कोई भी केस है तो आप उनको ऑटो स्टोरेज क्लास असाइन कर सकते हो, जो कि हम नॉर्मली लोकल वेरिएबल्स के लिए असाइन करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट असाइन हो जाती है, हमें लिखना भी नहीं पड़ता ऑटो। तो जैसा मैंने कहा कि ये कॉमन गाइडलाइंस है, केवल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसा ही करना है। आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू गाइस।